1995 बैच के आईपीएस अफसर आलोक सिंह की गिनती तेज तर्रार अफसरों में की जाती है और यही कारण था कि सरकार ने जब कमिश्नरी बनाई तो सबसे पहले आलोक सिंह जी को जिम्मेदारी दी नोएडा की, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है और पूरी दुनिया नोएडा को गौतम बुद्ध नगर के नाम से जानती है। बड़े बड़े बिजनेस हब हों चाहे बड़े स्कूल हों, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, व्यापार भी करना चाहते हैं, शिक्षा भी ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था की चुनौती बड़ी है और शायद इसीलिए सरकार ने यहाँ पर इनको पोस्ट किया है। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इसमें कोविड की बड़ी लड़ाई चल रही है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली से सटा हुआ शहर है आपका गौतम बुद्ध नगर और पूरे देश की प्रदेश की नजर होती है और यहाँ से जो खबर निकलती है देश और प्रदेश सब जगह जाती है। तो कैसे इस चुनौती से आप निपटे, किस तरीके से सभी चीजों के बीच में आपने तारतम्य स्थापित किया और कौन सी ऐसी मुश्किल घड़ी थी आपको लग रहा था कि नहीं यार अब कैसे काम करना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जब कोविड का आउटब्रेक शुरू हुआ तो सर। नोएडा उसका एक मेजर सेंटर था, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसमें लोग बाहर से आने वाले बहुत सारे हमारे यहाँ पे उद्यमी हैं, बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं। और उसके बाद एकदम से यहाँ पे बहुत राइज़ किया, नंबर्स बहुत राइज़ किए। तो मार्च में लॉकडाउन करना और लॉकडाउन के साथ-साथ लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो भी उपलब्ध कराना, जिसमें राशन भी था, मेडिसिन्स भी थी, तमाम तरह की चिकित्सा व्यवस्था थी और इसी अवधि में एक चिकित्सा का पूरा स्ट्रक्चर भी खड़ा करना था। जी। तो उसमें जिला प्रशासन को पूरा सहयोग देते हुए यहाँ पर L2 और L3 लेवल के हॉस्पिटल्स तैयार किए गए। उनका जो सप्लाई चेन था उसको इंश्योर किया गया और धीरे-धीरे एक ऐसी व्यवस्था तैयार की गई कि जिससे कि हम अपने इस कोविड के रिस्पॉन्स को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकें। इसी कड़ी में सर। एक मार्च की ऐसी स्थिति थी, 31 मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जी। कि जब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि फ्लोटिंग पब्लिक थी यहाँ पे, लोग जी, आ रहे थे, जा आ रहे रहे थे, थे। तो जी। उस चुनौती से क्योंकि गाजियाबाद में आप देखिए किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई, यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं मिली। इसमें मुझे लगता है इसमें कि हम चीजें। लोगों ने एक, क्योंकि बड़ी टीम यहाँ पर काम कर रही थी, कमिश्नरेट तभी जनवरी में बना था। जी, जी। एक बड़ी टीम काम कर रही थी और टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग किया गया और इसमें हमारी पार्टनरशिप भी रही HCL के साथ। एक सर। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया, हुँ। जिसके माध्यम से सूचना का प्रचार प्रसार कर रहे थे और एक बहुत ही रेगुलेटेड वे में जो यहाँ से माइग्रेशन हुआ, चाहे वो रेलवे के माध्यम से हुआ हो या बस के माध्यम से जी। हुआ, एक रेगुलेटेड वे में लोगों को यहाँ से हम लोग उनके गंतव्य तक भेज सके। रिस्पॉन्स टाइम सर क्या था? जैसे अगर कोई सूचना आपके पास आती थी, आपने कहा कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। रिस्पॉन्स टाइम कितने समय में आप पहुँच जाते थे? जैसे दवाइयों की बड़ी ये था कि भई मुख्यमंत्री जी ये चाहते थे कि दवाइयाँ लोगों के पास समय से पहुँच जाएँ। खाने का अगर सामान किसी के पास ना हो, तो वो उनके पास पहुँच जाए। तो क्योंकि अभी लड़ाई तो ये चल ही रही है, तो वो रिस्पॉन्स टाइम कैसे मैनेज किया आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए? देखिए, उसमें एक तो डिसेंट्रलाइज़्ड बहुत था, वो सर। डिसेंट्रलाइज़्ड था, हमारा हर थाना चौकी जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था सर। और ऑन एन एवरेज 10 से 12 मिनट हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता था किसी भी कॉल पर वहाँ पहुँचने में और वहाँ की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए। कुछ ऐसे ज़रूर दृष्टांत थे जहाँ पर मेडिसिन्स बाहर से मँगानी होती थी, तो उसमें ज़रूर थोड़ा-सा समय कोई लगता ऐसी था। घटना सर याद हो जो आपके दिल को छू गई हो? आपने किसी ऐसी व्यक्ति की मदद की हो जो कोई उस परिवार बाहर रहा हो, लोग परेशान रहे हों, कोई ऐसी घटना? क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जो लोगों को जो है बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत ताकत देने का काम करती हैं अगर उनकी सही समय पे मदद हो गई हो तो। जी, अनेक ऐसे अवसर थे जो कहीं न कहीं दिल को छू गए, मन मस्तिष्क को छू गए और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा मंज़र किसी और आँख को दोबारा ना देखना पड़ जाए, जिसमें बिल्कुल भूख से पीड़ित थे लोग और नंगे पैर चल रहे थे। उसमें से बड़ी संख्या में रात में 2 बजे जो एक सब यहाँ पैदल जाते थे। जी। ज़ीरो पॉइंट पे एक समूह दिखाई दिया, जिसमें बच्चे भी थे, स्त्रियाँ भी थीं और वो उनकी आँखों में बहुत सूनापन था, बहुत सूनापन था। वो दर्द था कि हम यहाँ से सब छोड़ के जा रहे हैं। उन सबको एक वाहन में स्थापित किया गया, उनको तो कैसे सूचना रास्ते आपके पास सूचना आई? नहीं, हम लोग सब जो सभी लोग उस समय फील्ड में मोबाइल पे थे, तो एक वो समूह जब दिखाई दिया तो उनको जब वाहन में स्थापित किया, उनके साथ का रास्ते का उनको भोजन, दवाई सब चीज़ एक पैकेट में बना कर दिया गया। तो जिस तरह से वो हृदय से और उनकी धन्यवाद आँखों दे में रहे जो थे। आभार दिखाई दे रहा जो था, वो खुशी थी, जो जो चमक शब्द थी नहीं वो। थे, लेकिन वो आभार उनकी आँखों में दिखाई दे रहा था। ऐसे दृश्य मैं चाहता हूँ कि और किसी को देखने ना पड़े। अभी भी सर कोविड की लड़ाई चल रही है।
अभी क्या जो आपकी प्लानिंग है उसमें किस तरह का बदलाव आया है? क्योंकि अब देखिए जिस तरह से कोविड है बहुत वोलेटाइल है। आप देखिए अगर कोई फेफड़े के ज़रिए अगर चला गया तो वो बेचारा कितनी बड़ी परेशानी में रहता है और भी उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपकी लड़ाई कैसे बदली है? और अब क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ये खत्म होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके लिए तो सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि आप कितना सतर्क रह सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अभी लंबी चलने वाली लड़ाई है। इसकी जो वैक्सीन है वो अभी ट्रायल स्टेज पे है। वैक्सीन को बाज़ार में आते-आते और कमर्शियल अवेलेबिलिटी होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। केवल और केवल सोशल डिस्टेंसिंग से और मास्क के प्रयोग से, इसी मैसेजिंग को हम लोग एनफोर्स कर रहे हैं, इसी को बार-बार रिपीट कर रहे हैं, सर। तरह-तरह के माध्यम से। आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करूँगा कि मास्क का प्रयोग बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रिवेंटिव तरीका है जिससे हम इस महामारी से बच सकते हैं। आलोक जी, इसके पहले भी आप बहुत सारे ज़िलों में एज़ ए कप्तान आपने काम किया है। कमिश्नरी सिस्टम और बाकी एज़ ए एसएसपी के तौर पे या एज़ ए दूसरे अफ़सर के तौर पे जो आपने काम किया, उसमें क्या फ़र्क है? और किस तरीके से किसी चीज़ को आप बेहतर मानते हैं? मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ। देखिए, कमिश्नरेट सिस्टम जो है ये एक पुलिस सुधार के दृष्टिकोण से बहुत समय से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसको रिकमेंड किया गया। और तमाम ऐसी स्टडीज़ थी कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, जहाँ 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जिसमें निर्णय जो है वो एक केंद्र से होना चाहिए, बजाय इसके कि वो बहुत डिफ्यूज़ हो। तो जो आप पुराने वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहाँ मैंने एज़ एसएसपी काम किया, सिस्टम वो भी अच्छा था, लेकिन उसमें डिसीज़न मेकिंग एक पॉइंट पे नहीं होती थी। जैसे बहुत सी मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं, अभी आपने देखा होगा, कल भी आप देख रहे होंगे कि गैंगस्टर एक्ट में बड़ी माफिया के ऊपर कार्रवाई की गई है। जी, पूरे जी, जी। प्रदेश भर में चल जी, रही है, चल रही माननीय कार्रवाई चल मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे। हम लोगों ने यहाँ भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। तो गैंगस्टर एक्ट में इनिशिएट जो होता है रिपोर्ट, वो पुलिस की तरफ से होता है, लेकिन उस पे जो निर्णय लेना होता है, कोर्ट का निर्णय जो होता है, वो जिला जी, मजिस्ट्रेट की जी, जो पावर्स जी। हैं, वो पावर्स अब पुलिस कमिश्नर के पास हैं। तो वो निर्णय बहुत एक तो त्वरित होता है, जिसकी वजह से हम पिछले 1.5 माह में लगभग 40 करोड़ से ऊपर की संपत्ति इन माफियाओं की सीज कर चुके हैं। और एक बहुत ही कठोर कानूनी प्रहार जो है, इनकी आर्थिक रीढ़ पे किया जा रहा है। सर। इसी तरह के और भी बहुत से पावर्स हैं जो 2 जगह ना होकर सिर्फ एक ही जगह होते हैं, और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। इससे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बोथ विद इन द फोर्स और पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। डिसीजन डिफ्यूज नहीं होता है। तो ये एक मेजर इसमें स्ट्रक्चरल चेंज है। उसके अलावा संसाधन बढ़ाए गए हैं और बहुत से डोमेन एक्सपर्ट्स जो हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ महिला सुरक्षा पे एक विशेष ध्यान दिया गया। डीसीपी विमेन है, वो पूरी तरह से कमिटेड है केवल महिला सुरक्षा के लिए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उसकी एक पूरी उन्होंने वर्टिकल तैयार किया है, जो मुख्यालय से लेकर हर थाने तक उपलब्ध है। एक स्वयं सिद्धा नाम की एक उन्होंने पूरी ऑल ऑल विमेन पेट्रोलिंग टीम बनाई हुई है। छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से उसमें देखे अब जाते एक हैं। तो नया कानून भी सर आ गया, पोस्टर लगाना है सबका जी, वो जो एक है जिसमें कि अगर कोई भी ऐसा दुराचारी हो, इस तरह का अपराधी हो, तो उसका सार्वजनिक प्रचार किया जी, जाएगा। ये इस तरह की पब्लिक डायरेक्टरीज वेस्ट में बहुत पहले से रही हैं। अच्छा। यूके वगैरह में आप अगर देखें, यूरोप में, यूके में, तो वहाँ पे इस तरह की डायरेक्टरीज रही हैं, जहाँ सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट रहती है। सर। तो इस तरह के लोगों को सर्विस सेक्टर में, जैसे कैब है, होटल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है, कि जिससे कहीं वो ऐसी इस तरह की उनको कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई संपर्क में ना आए, जहाँ से वो उनकी जो एक ये इस तरह का बिहेवियर है, डिवाइंड बिहेवियर है, उससे किसी को हानि पहुँचा सकें। तो उसी तर्ज पे ये बहुत ही मुझे लग रहा है एक अच्छा प्रयोग है जो यहाँ तो किया जा उसकी रहा है। लिस्ट आप लोगों ने बनानी शुरू कर दी वो है। उसकी अभी वो एक तैयारी हो रही है, उसका बहुत ही एक एलैबोरेट प्लान तैयार किया जा रहा है, और शीघ्र ही आप उसको देखेंगे भी। सर, नोएडा इसलिए भी बड़ा चर्चा में रहा, करप्शन को लेकर बड़े सारे सवाल हुए और बहुत सारी जांचें की, उसमें कुछ जांचें आपने भी की। तो आपको क्या लगता है कि आपके आने के बाद करप्शन का जो लेवल है वो कम हुआ है, वो दिखता है, अपराध भी कम हुआ है, इससे भी ये बात भी मैं कह सकता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी और भी क्या करने की ज़रूरत है? आपको लगता है कि और क्या किया जाए जिससे कि और स्थितियाँ आपने जो बेहतर हों? बात कही वो एक करप्शन को लेकर कही, और उसी से रिलेटेड दूसरा एक और एस्पेक्ट है, जहां मैंने जी। डोमेन एक्सपर्टीज की बात कही है। हुँ। ये दोनों यूनिट्स यहाँ पर और अभी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एक इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म
और दूसरा जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, क्योंकि ये यहाँ एक पे आर्थिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस तो ये बहुत एक ज्यादा है। आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है इसको, एक कोलोकियल जी। टर्म्स में। तो आर्थिक अपराध काफ़ी हैं, चीटिंग के अपराध बहुत हैं, और इस लॉकडाउन के बाद से चीटिंग की में घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। बहुत घटनाएं बढ़ी हैं, बोथ रियल और ऑनलाइन दोनों ही तरह की हैं। हमारे पास सिंगापुर से, यूएस से भी इस तरह की कंप्लेंट्स आई कि यहाँ के लोगों ने कुछ प्रॉमिस किया, कुछ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए प्रॉमिस किया, और जो उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो इस तरह के लिए एक ये दोनों फील्ड ऐसी हैं जिसमें यहाँ पर अभी एक्सपर्टीज और डेवलप करने की आवश्यकता, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर औसतन बहुत समय लग जाता है इन सब सारी चीज़ों में, अगर आप देखें जिस तरह की प्रोसेसिंग होती है, शिकायत आती है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ठीक कहा आपने, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग है, और उसके लिए यहाँ पर एक साइबर एक्स थाना ऑलरेडी शासन ने पहले से नोएडा में खोला हुआ है। सर। और हमने एक अपनी भी एक यूनिट तैयार की है, जिसको हमारे एक एडिशनल डीसीपी जो खुद कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हैं, वो इस समय चला रहे हैं। और उन्होंने अपने साथ एक नया प्रयोग करते हुए 100 ऐसे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को लिया है, अच्छा। जो कंप्यूटर साइंस में और हैकिंग में और साइबर टेक्नोलॉजी में कुछ ऑलरेडी टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। अच्छा। तो वो एज इंटर्न्स जो हैं हमारी साइबर टीम के साथ काम कर रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और उनकी जो स्किल्स हैं जो वो ऑनलाइन उन्होंने अब तक होन की हैं, उनका भी उपयोग कर रहे हैं अंडर द सरकारों का भी करा दीजिए, बड़ा जरूरी है। जी अवश्य अवश्य, इसके बाद नेक्स्ट टर्म इंटर्न्स आप ही को लेंगे। सर मैं ये जब पढ़ रहा था तो अलीगढ़ से आपने शिक्षा जो है ग्रहण की है, फिजिक्स और मैथ जो है आपके सब्जेक्ट रहे हैं। आपके मन में सर ये कैसे आया कि नहीं आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको अफसर बनना है? कैसे, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं मुझे तो ये काम करना है? कैसे आया और आपने फिर इसको कैसे सफलता पाई? मैं चाहता हूं कि जो लोग इस कार्यक्रम को देखें या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा मंत्र बताइए जिसकी वजह से आप जैसे सफल हुए वो भी हो जाए। देखिए, आपके प्रश्न के दो वो हिस्सों में मैं जवाब दूंगा कि एक तो मैंने ये खुद क्यों चुना। 90 के दशक में कुछ दिनों के लिए बॉम्बे की कानून व्यवस्था बिगड़ी, और काफ़ी बिगड़ी, और उसके बाद एक एनालिसिस हुई कि वो 10 या 12 दिन के कर्फ्यू से वहाँ की इकॉनमी जो है वो लगभग 20 साल पीछे चली गई। तो ये कहीं ना कहीं मेरे उस युवा मन में ये बात आई कि किसी भी समाज को सफल होने को, किसी भी इकॉनमी को सफल होने के लिए, किसी भी सोशल स्कीम को सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है कि कानून व्यवस्था जो है वो नॉर्मल रहे और एक वो कंट्रोल में रहे। उसी से मैं प्रेरित हुआ, और वर्तमान जो आईपीएस ऑफिसर्स की एक श्रेणी थी उस समय की, 90 की, उसमें केपीएस गिल साहब की जो थी, उनकी जो भूमिका थी, जिस तरह से उन्होंने टेररिज्म को हैंडल किया, और जिस तरह से पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक उन्होंने एक रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया, उससे मैं बहुत प्रभावित था, और इसीलिए मैंने आईपीएस अपना फर्स्ट ऑप्शन दिया। अच्छा। और मैं आज बहुत गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूं कि पिछले 25 वर्षों में मैंने कभी ये नहीं महसूस हुआ कि ये मेरा कहीं निर्णय गलत था। जहाँ तक इस सर्विस को या इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसमें तो केवल एक ही मंत्र है कि अर्जुन को हमेशा केवल चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए। वही जब तक चिड़िया की आंख दिखाई देती रहेगी, सब कुछ अपना सामाजिक जीवन काट के, बंद करके अपने आप को केवल और केवल एकाग्रता से अपने लक्ष्य की तरफ लगे, तो हर किसी को मंजिल ये मिल सकती है। परिवार में सर और कौन कौन लोग थे? मतलब जैसे पिताजी होते हैं, चाचा होते हैं, घर का कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो लगातार प्रेरित करता है कि नहीं जो है आलोक आपको पढ़ना है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या होगी तो मैं जो है इसके लिए जो है आपका कुछ ना कुछ इंतजाम, क्योंकि जो जो परिवार होता है वो बहुत ताकत देने का काम करता है। तो किसने आपको प्रेरित किया कि नहीं आलोक आपको ये करना है? इसमें तो मेरे पिता का जो योगदान है वो अद्वितीय है। और क्या थे आपके पिता? फादर मेरे प्रोसिक्यूशन में थे, वो जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन से रिटायर हुए, अब वो मेरे बीच नहीं है, लेकिन लगातार वो मेरी प्रेरणा स्रोत रहे, और हर तरह से मेरे एक संबल की तरह मेरे पीछे थे वो, कि आपको जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है आप उसको करिए। हम लोग सब पूरी तरह से न केवल आर्थिक रूप से बल्कि स्पिरिचुअली भी वो, मुझे लगता है आज भी मुझे गाइड करते हैं। कौन से अटेम्प्ट में सर आप सेलेक्ट हुए? मेरा देखिए थर्ड अटेम्प्ट जो था उसमें हुआ, फर्स्ट में मेरा नहीं हो पाया था, सेकंड में मुझे रेलवेज मिला था, और थर्ड में मेरी जो मनचाही मैंने आईपीएस के लिए ऑप्ट किया था
मेरी 48वीं रैंक थी उस समय, और आईपीएस ही मेरा फर्स्ट ऑप्शन था। आपने फिजिक्स और मैथ ये कॉम्बिनेशन लिया? नहीं, ये तो मेरा ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन कॉम्बिनेशन का था। था, क्या लिया आपने? यहाँ पर मेरा हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। अच्छा, जी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं सर, उनको आपने मूल मंत्र बताया कि चिड़िया की तरह, एकदम अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखो। तो अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, आप देखिए सिलेबस चेंज हो गया है, सब्जेक्ट अब एक हो गया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोग हैं, जो लगे हुए हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे भी जो है देश की सेवा करनी है, तो कुछ बातें आप उनको कहिए। देखिए, अब 25 साल हो गए जब हम लोगों ने ये हाँ, एग्ज़ाम दिया था, बहुत पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत तरह की ट्रेनिंग डिवाइसेस बहुत सारे आ गए हैं। मैंने आज इस समय देखा है कि बच्चे जो है ऑनलाइन बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत करते हैं, और आई एम श्योर कि वो ट्रेनिंग डिवाइसेस और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। हम लोग तो उस समय केवल हार्ड पेपर बैक बुक से ही पढ़ते थे, और सारा सारा कुछ जो है एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। बहुत सी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं, इनसे इनसे दूर रहा जाए, इनसे दूर रहा जाए, अपना स्क्रीन टाइम कम किया जाए और केवल इस पे फोकस किया जाए, तो आई एम श्योर ये बच्चे बहुत तेज़ हैं, बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। वैसे सर आपके पास समय तो नहीं रहता होगा, लेकिन कभी पुराने दिन याद आते हैं, कॉलेज के दिन याद आते हैं? कभी मन करता है कि यार ये काम करें, कहीं कुछ खाने का अगर मन करता है तो वहां जाएं? आपको कुछ पुराने दिन याद आते हैं? मैं भी आपकी तरह ही बिल्कुल एक सामान्य जीव हूँ, और अक्सर अपने अपने स्कूल कॉलेज के दिन, मैं मेरी शिक्षा आगरा में हुई है, सर, तो आगरा के वो अपने कॉलेज के पास के समोसे, और कभी कभार जो अब तो खैर कचौड़ियाँ, टिक्की वगैरह। गुलाब जामुन का जो वहाँ पे एक सेंटर था, क्या एक, बात है! एक चतुर्वेदी जी की अरे वाह! सेंट जॉन्स चौराहे पे शॉप थी, वो अक्सर याद आती है, लेकिन इधर मौका नहीं मिल पाया वहाँ जाने का। सर ये बताइए, बंक करके सिनेमा देखने कभी गए? मैंने सारे वो काम किए जो छात्र जीवन में बाकी लोग करते हैं। तो कौन सी फिल्म देखी थी? कौन आपका फेवरेट है सर? और ऑफ स्क्रीन बताऊंगा अरे आपको। ये तो सर हम इसीलिए ये कार्यक्रम इसीलिए लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम हल्की-फुल्की भी बातें करें। क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मन में होती हैं, बहुत सारा मन होता है। जैसे अब मेरे मन में सवाल है कि भाई आपकी शादी कैसे हुई? कैसे क्या? आपने लव मैरिज तो किया नहीं होगा, बड़ा कठिन काम है। अरेंज हुई, कैसे हुई? ये पारिवारिक मित्र थे लोग, उनके मैं तो जरिए। देखिए दोनों लोगों के साथ इंटरव्यू करना चाहता था। मैम के साथ भी करना चाहता था, लेकिन आपने यहाँ फिक्स कर लिया, इसलिए हमने यहाँ कैमरा लगाया हुआ है। नहीं, डेफिनेटली किसी और अवसर पे जरूर उनके साथ भी आपसे मैं वार्ता करूंगा। हमारे पारिवारिक मित्र थे जिनके द्वारा ये प्रपोजल मूव हुआ, और मेरी सफलता में मैं उनका बहुत बड़ा योगदान देता हूं, क्योंकि जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई उसी दिन मेरा मेंस का रिजल्ट आया और मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई क्या किया। बात है! तो उनको तो बैठना और ही चाहिए था मेरे साथ। ये मुझे जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका इसमें बहुत बड़ा भाग्य बहुत भाग्य, बहुत उनका प्रबल साथ होता था, है। जिसकी वजह से मैं अपने मंजिल तक पहुंच पाया। अभी सर बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी जो है वो लेडी श्री राम कॉलेज से एमए हिस्ट्री में कर रही है, और बेटा उनसे छोटा है, वो यूएस में इस समय कंप्यूटर साइंसेज में अंडर ग्रेजुएशन के काम कोर्स कर रहे हैं। तो सबने अपने-अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं। जी, अब तो आप जान ही रहे हैं, बच्चे सब अपने लक्ष्य स्वयं तय करते हैं। सर कभी वक़्त मिलता है, कोई मतलब कोई हॉबी है आपकी जो कभी चाहते हैं कि नहीं, कभी कभी किसी का मन होता है कि हम म्यूज़िक सुनें, कभी मन होता है किताब पढ़ें। आपको लगता है कोई मन का काम ऐसा होता है जिसको करने की इच्छा होती है? जैसे कभी होता है कि बच्चों के साथ चल के कुछ उनको खाना खिलाएँ, वैसे तो कोविड काल में आप लोग रोज़ ये कर रहे हैं खैर। तो मन का काम कभी करने का मन होता है, या भाभी कहती हैं कि नहीं आप मुझे थोड़ा-सा समय दो, समय दे पाते हैं? देखिए, मन की तो बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो सर्विस के दौरान कहीं न कहीं वो सेकेंडरी या टर्शियरी हो जाती हैं। सर, इससे पहले मैं आईजी मेरठ था, सर। और पूरे उस कार्यकाल में एक संडे मुझे। कानपुर भी थे आप? हाँ, कानपुर भी मैं रहा, 2 साल, सवा 2 साल रहा। सर, तो मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं हरिद्वार जाऊँ। मुझे वो जो गंगा जी का जो आरती, आरती और वहाँ पे जो दीपोत्सव होता है सर। दीपोत्सव होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये करते-करते पूरा काँवड़ का निकल गया। नवंबर में जाकर मुझे वो मौका मिल पाया, लेकिन उस ठंडे शीतल जल में भी डुबकी लगाने का जो आनंद आया, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। और अभी भी मेरी इच्छा ये करती है कि कभी मुझे समय मिले तो मैं थोड़ा-सा
गंगा पहाड़ के की किनारे। तरफ हरिद्वार या ऋषिकेश की तरफ थोड़ी देर जा सकूं, लेकिन अभी कोई इस तरह का अवसर मुझे मिला नहीं। अच्छा, किताबें पढ़ने का कभी समय जी, मिलता है? किताबों का बहुत है, आप पीछे देखिए वो मेरी पूरी लाइब्रेरी पड़ी हुई है, हाँ? ये रखी हुई है और इससे 10 गुना बड़ी मेरे पास घर पे लाइब्रेरी है। जब भी समय मिलता है तो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ, विशेषकर अपने आप को अपडेट रखने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ता हूँ मैं। जी, और कोई भी टॉपिक पे पढ़ने के लिए किसी भी टॉपिक पे आपसे जी, बात कोई की भी जा चीज़ मिल सकती ऐसा नहीं है। है। सिर्फ़ शौक है, कुछ भी चीज़ पढ़ लेते हैं। नहीं सर, ये बहुत ज़रूरी और है क्योंकि सर एक बड़ा ही और हम लोगों का जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, अगर आप पीछे एक वो देखें सामने एक चित्र लगा हुआ है। ये नरेंद्र कोहली जी एक बड़े फ़ेमस फ़ोटोग्राफ़र हैं जो बर्ड्स की शूटिंग करते हैं। इनका यहाँ पे एक कैमरा छीन लिया गया था और बड़ी टीम को लगाकर हम लोगों ने ये 10 दिन में वो पूरी उनका कैमरा और सब लोगों को बरामद जिन्होंने लूट की घटना की थी उनको पकड़ लिया था। क्या हुआ? और उनको जो नाउ दे आर फेसिंग द लॉ। तो उनके साथ मिलकर एक फ़ोटोग्राफ़ी का हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, उनका ये ऑफ़र था कि मैं चाहूँगा कि पुलिस के जो परिवार हैं और जो उनके बच्चे हैं, जो फ़ोटोग्राफ़ी सीखना चाहते हैं, उनको हम लोग हर सैटरडे, संडे फ़ोटोग्राफ़ी सिखाएँगे। बहुत बढ़िया। तो ये कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और कभी-कभार मुझे भी कैमरे के पीछे खड़े होने का शौक है। बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है। तो वो फ़ोटोग्राफ़ी किस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी होती है? जैसे निकल गए, पहाड़ों पे निकल गए, चिड़ियों की तस्वीरें हो गईं या कोई ऐसी जगह जहाँ मन को शांति मिले? बिल्कुल, नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, वही मेरे ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ्स के विषय होते हैं। तो आलोक जी, मेरा ये आखिरी सवाल आपसे है कि अभी आपको क्या लगता है कि नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में ऐसी कौन-सी चुनौती है, जिस पे और काम करने की ज़रूरत है? जैसे ट्रैफ़िक में आया तो ट्रैफ़िक नहीं मिला मुझे कहीं, वो बेहतर लगा मुझे। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन-सी चुनौती है, जैसा आपने कहा कि साइबर को लेके हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है। आपको और क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी चुनौती है जिसको हमें पार पाना है? देखिए, अगर आप एक लार्जर एरिया को देखें, तो लगभग 3 माह का लॉकडाउन और एक बीमारी से, एक पैंडेमिक से लोग सशंकित हैं। सशंकित भी हैं और इकोनॉमिक स्लोडाउन भी इस पीरियड में हुआ लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से तमाम तरह की नेगेटिव टेंडेंसीज़ लोगों के दिमाग में हैं। इस वर्ष जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पिछले एफसीआर तक 200 से ऊपर लोग सुसाइड कर चुके हैं, नहीं, केवल सुसाइड तो बहुत हो नोएडा रही में है। ही। और तो इस तरह की जो नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं जिसकी वजह से, जिसके रिएक्शन में कोई बॉडी ऑफेंस हो रहा है या छोटा-सा कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस हो रहा है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। कल से हम लोग एक यहाँ पर एक कार्यशाला और शुरू कर रहे हैं हमारी विमेन सेफ्टी की टीम में, जहाँ जो रेप सर्वाइवर्स हैं, जो इस घिनौने अपराध के सर्वाइव किया है जिन बच्चियों ने, वो मानसिक रूप से थोड़ा-सा बहुत ही हाँ। कमज़ोर हो जाते हैं, जी, टूट जाते हैं। जी, जी। उनको रिवाइव करने का एक हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं यहाँ कार्यशाला, कि कैसे उनको दोबारा अपने पैरों पे मजबूती के साथ, उसी आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के साथ स्थापित कर सकें। तो इसी तरह एक ये लार्जर ड्राइव की आवश्यकता है कि जहाँ लोग इतने बड़े संख्या में आशंकित हैं, सशंकित हैं, उनको किसी तरह से दोबारा मजबूती के साथ खड़ा किया जा सके। सर, बड़ी-बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं सर, वहाँ पे भी मनोचिकित्सक को लेके जा, क्योंकि लोग इतने डिप्रेस हैं, आप देखिए इस समय बात करिए जैसे जो बच्चों को भी बात करिए, महिलाओं को बात करिए, क्योंकि घर से वो निकल नहीं पा रहे हैं। जो महिलाएँ काम नहीं कर रही हैं, जो बच्चों का स्कूल है, वो घर से बाहर नहीं, वो तो उनका डिप्रेशन लेवल बहुत हाई है इस समय। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कार्यशालाएँ कराए जाने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। अलग-अलग जगहों पे, क्योंकि आप आपने कहा 200 लोग मर गए, सुसाइड कर लिए। जान देना बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर आदमी उस लेवल तक पहुँच जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन चुनौती है। तो मुझे लगता है कि किसी बड़े एनजीओ के साथ टाई अप करके सर, इस तरह की कार्यशालाएँ होंगी, तो मैं समझता हूँ नोएडा और गौतम बुद्ध नगर को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जी, इस तरह की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो अपराध दिखाई दे रहा है कि ये किस चीज़ को प्रतिबिंबित कर रहा है, सर, उसका कारक क्या है, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। चलिए आलोक सर, हम लोग अगली बार मिलेंगे तो हो सकता है हरिद्वार चलें। तो ये थे आलोक सिंह, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपनी सारी बातें कहीं। वाकई ऐसे ही अफसर की आवश्यकता है, जो लोगों को कानून में राहत देने का काम तो करे ही, लेकिन उसके अलावा उनके सुख, दुख और दर्द में भी उनके साथ खड़ा रहे। तो इस सप्ताह एक अफसर ऐसा में भी आप मिल रहे हैं आलोक सिंह जी से। अगले सप्ताह हम फिर किसी नए अफसर के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।